Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to continue the second part, that is lungs, in this third part of breathing and exchange of gases. So without wasting time, let's start. देखो लंग्स आज हम पढ़ेंगे क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है। तो लंग्स क्या होता है, ये एक पेयर प्रेजेंट होता है और वो पेयर में कौन कौन सा होता है, कंसिस्ट ऑफ राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। ठीक है, एक पेयर है मीन्स राइट और लेफ्ट लंग होगा। देखो राइट में 5 लेटर आ रहा है, मतलब ये बड़ा वर्ड है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, तो इसमें रखना हर चीज़ बड़ा होगा। ठीक है, वेट भी इसका ज़्यादा है 625 ग्राम एंड इसका 575 ग्राम। ठीक है, इसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये बड़ा है वर्ड राइट और ये लेफ्ट है 4 वर्ड का 4 लेटर का, तो समझा 2 लोब्स। तो इसमें 3 लोब्स कौन कौन से, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब एंड द पोस्टीरियर लोब। लेफ्ट लंग में कौन से 2 लोब्स रहते हैं, लेफ्ट एंटीरियर एंड लेफ्ट पोस्टीरियर, मिडिल वाले इसमें एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, नाउ एक पहला और लास्ट वाला रहता है सिर्फ लेफ्ट लंग में प्रेजेंट, याद रखना लोब्स, मिडिल एब्सेंट रहता है। नाउ एज वी आर मैमल्स, तो हमारा लंग्स कैसा होता है, सॉलिड एंड स्पॉन्जी होता है। हमारे में सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें क्या होता है, हमारे में मसल्स एब्सेंट होता है, जिसके कारण जो इसका पावर है सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ एक्सपेंशन का, वो एब्सेंट होता है। मीन्स ये ऑटो रेगुलेटेड नहीं होता है क्योंकि मसल्स एब्सेंट होती है हमारे लंग्स में एज वी आर मैमल्स। नाउ ये प्रेजेंट होता है थोरेसिक चैम्बर में। थोरेसिक चैम्बर कर सकते हो या इसे थोरेसिक कैविटी कर सकते हो या फिर चेस्ट कैविटी कर सकते हो, क्योंकि चेस्ट के पास प्रेजेंट होता है, जिस थोरेक्स भी वहीं पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कैसा होता है थोरेसिक चैम्बर, एनाटॉमिकली ये कैसा चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन भी, और याद रखना कि थोरेसिक चैम्बर कैसा है, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है, ये एयर टाइट चैम्बर। ठीक है, अब थोरेसिक चैम्बर है क्योंकि ये कैविटी है तो ये भी किसी चीज़ से कवर होगा, तो जिससे वो कवर रहता है उसे कहते हैं थोरेसिक केज। मतलब केज मतलब ऐसा पिंजरा होता है, तो उसके अंदर पिंजरा के अंदर खाली स्पेस होता है, तो कह सकते हो थोरेसिक कैविटी, कैविटी है, खाली स्पेस है, तो वो थोरेसिक केस के अंदर होता है। ठीक है, तो थोरेसिक चैम्बर जो फॉर्म्ड होता है, थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड एंटेरियरली बाय क्लेविकल बोन्स और नेक। ठीक है, ये एंटेरियर, तो एंटेरियर वाला बुक में नहीं दिया एनसीईआरटी में, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि थोरेसिक चैम्बर के अपर मतलब एंटेरियर पार्ट में क्या है, क्लेविकल बोन है और नेक है। ठीक है, डॉर्सली बैक साइड हमारा पीठ की साइड क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, एंड वेंट्रली आगे हार्ट की साइड क्या है, स्टर्नम होता है। लेटरली साइड में क्या होता है, रिब्स होता है, एंड लोअर साइड या पोस्टीरियर कर लो, वहाँ डायफ्राम प्रेजेंट होता है जो कि डोम शेप्ड होता है। ठीक है, देखो लंग्स जो है, लंग्स का एनाटॉमिकल सेटअप ऐसा क्यों है, क्योंकि वो थोरेक्स में है। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेक्स इज सच दैट, ऐसा होता है दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में कोई भी चेंज आएगा तो वो रिफ्लेक्ट करता है पुल्मनरी कैविटी में। पुल्मनरी कैविटी इज कॉल्ड लंग कैविटी, मतलब लंग्स जिसमें हमारा प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड पुल्मनरी कैविटी। तो जब भी थोरेसिक कैविटी में चोट लगेगा या कुछ भी होगा या कुछ भी होता है, तो हमारा हार्ट के पास देखना, जब भी कभी हम डरते हैं या ऐसे भी हार्ट के पास धक धक सा होता है, मतलब वहाँ पर हमारा हार्ट भी है। और क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी के पास जब भी कोई भी चेंजेस होगा तो वो रिफ्लेक्ट करता है फिर हमारे लंग्स में। ठीक है, नाउ इसका अरेंजमेंट ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिस अरेंजमेंट्स आर एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैनॉट डायरेक्टली अल्टर द पुल्मनरी वॉल्यूम, क्योंकि पुल्मनरी कैविटी अंदर है थोरेसिक कैविटी के, तो जब तक थोरेसिक कैविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो पुल्मनरी कैविटी तक कैसे पहुंचेगा। तो ब्रीदिंग करने के लिए थोरेसिक कैविटी में चेंजेस आना जरूरी है, तो वो तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा पुल्मनरी कैविटी को। ठीक है, देखो ये जो होता है लंग्स हमारा, वो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, उसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन कंसिस्ट करता है, आउटर साइड को कहते हैं पेराइटल प्लूरा एंड जो इनर साइड है उसको कहते हैं विस्क्रल प्लूरा। ठीक है, तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन से ही प्लूरा प्लूरा आया। अब देखो ऐसे याद करना पीवी, अब पीवी ऐसे याद रहेगा, पी आता है ABCD में जब पढ़ोगे तो पी आता है सबसे पहले, फिर भी लास्ट में आता है, तो सबसे पहले पेराइटल एंड देन विस्क्रल। तो ये आउटर साइड रहता है, ये इनर साइड। इसका जो अब अगर देखो ये लंग्स है हमारा, ये आउटर साइड है, तो ये थोरेसिक कैविटी में हमारा लंग्स आता है, तो ये किसके साथ क्लोज कांटेक्ट में रहेगा, थोरेसिक लाइनिंग के साथ। और जो अंदर वाला है ये लंग्स का पार्ट हो गया, ये वाला लंग्स पार्ट है, तो ये किसके साथ क्लोज कांटेक्ट में रहेगा, लंग्स सरफेस के साथ। ठीक है, तो आप समझ गए। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, ये जो है दोनों मेम्ब्रेन, ये डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्म।
मीजोडर्मली डिराइव्ड है। ठीक है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म आपको पता है, नहीं पता होगा कमेंट करना, क्योंकि मैं ऐसा सोच के चल रही हूँ आपने पढ़ रखा है एनिमल किंगडम में। नाउ इन बिटवीन देज टू मेम्ब्रेन अ नैरो कैविटी इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। ठीक है, अब देखो ये जो दो मेम्ब्रेन है इसके बीच में ये वाला देखो ये कैविटी प्रेजेंट है, उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होता है, वेरी थिन लेयर, क्योंकि ये बहुत पतला सा स्पेस रहता है, ये तो मैंने मोटा बना दिया, तो बहुत पतला सा स्पेस रहता है जिसमें प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, वेरी थिन लेयर और प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट। और प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है, ये क्या करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। समझो जब आपको कोई मान लो गलती से चोट लग गया, मार दिया, तो ये आपके लंग्स को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये बचा लेता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। जब आपको कोई मारता है तो वहाँ फ्रिक्शन लगता है, तो उसी फ्रिक्शन को ये रोक लेता है, रिड्यूस कर लेता है, जिससे हमारे लंग्स को कम चोट पहुँचे। ठीक है, तो इसका काम ये है। और एक डिसऑर्डर है, बीमारी है, जिसे कहते हैं डिस्पोनिया। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन समटाइम्स ये जो अमाउंट है फ्लूइड का, प्लूरल फ्लूइड का, वो डिक्रीज कर जाता है, समटाइम्स, नॉट रेगुलर। जब बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तब, तो प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। तब क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट फील करते हैं ब्रीथ करने में, तो उसे कहते हैं डिस्पोनिया। ठीक है, डिस्पोनिया मतलब ही होता है डिक्रीज इन रेस्पिरेशन, मतलब डिक्रीज इन ब्रीदिंग। ठीक है, डी हो गया, डी आगे आ रहा है, समझ जाना, डिक्रीज इन ब्रीदिंग। ठीक है, और इसी टर्म को दिस इज टर्म्ड एज प्लूरिसी। ठीक है, इसी को कहते हैं प्लूरिसी। नाउ अब देखते हैं, हमारा डायग्राम है, देखो ये ट्रैकिया हो गया, इसको अपर साइड अपेक्स हो गया, ये हो गया लोअर लोब, ये अपर लोब। अब देखो क्योंकि इधर से जब आप वीडियो देखोगे तो ये आपको राइट वाला लंग लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बॉडी तो उधर से रहती है ना, तो ये लेफ्ट लंग होता है और ये वाला राइट लंग्स। अब राइट लंग्स में देखो 3 लोब है, 1 2 3, 3 लोब्स है। इसमें क्या होता है, 2 टाइप का फीसर प्रेजेंट होता है। फीसर होता है वो डिवाइड करने के लिए, ठीक है, ओब्लिक फीसर एंड द हॉरिजॉन्टल फीसर। देखो ओब्लिक है और एक हॉरिजॉन्टल। नाउ इसमें क्या होता है, लेफ्ट लंग में सिर्फ ओब्लिक फीसर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब ये अपर लोब, ये हो गया लोअर लोब, ये हो गया मिडिल लोब। वो मिडिल लोब सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, राइट वाले में। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज कंप्लीट। और ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का थोड़ा सा डायग्राम। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लास्ट वाला पार्ट, एक्सचेंज पार्ट। देखो क्या होता है, क्योंकि एल्वियोलाई ही हमारा एक्सचेंज पार्ट है, तो यहाँ देखो मैंने बताया था टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद कहाँ जाएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद कहाँ जाएगा, एल्वियोलर डक्ट, फिर जाएगा ऑट्रिया, उसके बाद जाएगा एयर सैक, मतलब मैंने बताया था एल्वियोलर सैक, जिसको एयर सैक्यूल भी कर सकते हो, एंड फिर एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी के डायग्राम में ये देखना है, देखो ये रिब्स है, अभी मैं रिब्स बताया था, लेटरल में रिब्स होता है। नाउ ये ब्रोंकस है, हार्ट, देखो ये हार्ट नोच, इसलिए वहाँ पर हार्ट नोच दिया हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ हार्ट नोच भी दिया, कार्डियक नोच यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बीच में हार्ट रहता है। नाउ यहाँ पर ट्रैकिया हो गया, लैरिंग्स हो गया, अपर में एपिग्लोटिस है, ये एपिग्लोटिस तो मैंने दिखा दिया है। नाउ इट इज़ प्लूरल मैम्ब्रेन, देखो प्लूरल मैम्ब्रेन, 2 मैम्ब्रेन, अब आउटर और इनर को मिलाकर प्लूरल मैम्ब्रेन है। ठीक है, और ये वाला एल्वियोली, और ये फिर देखो बीच में येलो जो फील है वो क्या है, प्लूरल फ्लूइड एंड ब्रोंक्यूल्स, एंड दिस इज डायफ्रागम। तो एनसीईआरटी का डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। नाउ एल्वियोली, अब मुझे बताना कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में मैंने पढ़ा था लीवर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि लंग्स का भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। ये कैसा होता है, वेरी थिन होता है, इरेगुलर वॉल्ड होता है, एंड अप्रॉक्स 300 मिलियंस आर प्रेजेंट, ओके, एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। वेस्कुलराइज्ड मतलब इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो इस टाइप से एल्वियोली, इस टाइप से एल्वियोलाई रहता है ये, तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ये बहुत थिन होता है, तभी तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एंड इरेगुलरली वॉल होता है, कोई शेप नहीं है, इरेगुलर वॉल्ड है। इसका जो इनर सरफेस एरिया होता है वो 70 to 100 मीटर स्क्वायर होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट याद रखना क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। नाउ वॉल ऑफ एल्वियोलाई
जो एल्वियोलाई का वॉल है वो उसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होता है, मतलब ये भी लंग्स की तरह 2 लेयर में होता है। तो आउटर वाले लेयर जो होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। एंड जो इनर वाले होते हैं, क्योंकि उसे एक्सचेंज करना है गैस, तो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम से होते हैं, ठीक है। तो आउटर वाले क्या होते हैं, कंपोज्ड बाय येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड जो इनर वाला कंपोज्ड बाय सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। अब सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, तो ये दोनों तो टिश्यू हो गया। तो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम क्या कंसिस्ट करेगा, स्क्वैमस सेल, ठीक है, स्क्वैमस सेल्स प्रेजेंट रहेगा। तो स्क्वैमस सेल्स ऑफ एल्वियोलाई को कहते हैं न्यूमोसाइट्स। न्यूमोसाइट्स 2 टाइप का होता है, टाइप 1 एंड द टाइप 2। जो टाइप 1 है वो मोस्ट न्यूमोसाइट्स ऑफ टाइप 1 हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मोस्ट, ये ज़्यादा होता है, मोस्ट। नाउ जो न्यूमोसाइट्स टाइप 2 है वो फ्यू होता है। फ्यू न्यूमोसाइट्स टाइप 2 आर लार्जर इन साइज। कुछ जो होते हैं न्यूमोसाइट टाइप 2 वो लार्ज साइज में होते हैं, और वो ये क्या करता है, इसका जो काम क्या है, सीक्रेट करता है लेसिथिन। लेसिथिन क्या है, मैंने बताया था फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। तो वो क्या करता है, हेल्प करता है। आखिर फॉस्फोलिपिड क्या करता है, एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट, ठीक है, सेल वॉल का काम करेगा। तो एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट द कोलेप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई बाय रिड्यूसिंग इट्स सरफेस टेंशन। ये सेल वॉल का काम करता है, जिससे क्या होता है, थोड़ा सा उसे हार्ड बना देता है, ताकि एल्वियोलाई जो है वो कोलेप्स ना कर जाए। मतलब एक दूसरे से बैलून की तरह, जब बैलून फूटता है तो कैसे होता है, चिपक जाता है, और जब फूला हुआ होता है तो वो फूला हुआ होता है, तो उसी तरह कोलेप्स ना कर जाए, ठीक है। इसलिए इसका सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देता है, सर्फेक्टेंट का काम करता है, और एल्वियोलाई का सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है, जिससे कि एल्वियोलाई कोलेप्स नहीं करे, ठीक है। नाउ इंटरनल सरफेस ऑफ लंग्स, नहीं, इंटरनल सरफेस ऑफ एल्वियोलाई को कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस इसलिए क्योंकि यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एंड इट इज ड्राइव्ड एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, इट इज ड्राइव फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। तो इनर साइड जो होता है एंडोडर्म होता है, और मैंने बताया वो जो आउटर वाला लेयर था वो मेसोडर्मली डिराइव था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो वॉल ऑफ एल्वियोलाई होता है ना, उसमें मतलब जैसे ये एल्वियोलाई है, तो इसमें जो वॉल है इसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होता है इन द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, जिसे कहते हैं पोर्स ऑफ खून। याद रखना, पोर्स ऑफ खून। खून का याद रखने के लिए, क्योंकि मैंने बताया इसे, इट इज़ अ वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। मतलब ब्लड का हिंदी क्या होता है, खून होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, पोर्स ऑफ खून कहते हैं इसके जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होता है। स्मॉल पोर्स प्रेजेंट क्यों होता है, ताकि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ईजी हो जाए, ठीक है ना, ताकि जल्दी और स्पीडली और इजी हो जाए। नाउ एल्वियोलाई में और चीज़ें प्रेजेंट होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं डस्ट सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स मतलब बैक्टीरिया को किल करने, फॉरेन पार्टिकल्स को मारने के लिए, जिसे कहते हैं डस्ट सेल्स, ठीक है। और एक और चीज़, हमारा क्योंकि जो लंग्स है, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, जो हमारा लंग्स है वो क्या है, स्पॉन्जी है और सॉलिड है, और क्या मैंने बताया, मसल्स एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन एब्सेंट होता है, इसलिए इसे कहते हैं सकेन लंग्स, ठीक है। क्योंकि मसल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन एब्सेंट होता है हमारे लंग्स में, तो उसे इसलिए कहते हैं सकेन लंग्स, ठीक है। नाउ अब हम, क्योंकि रेस्पिरेशन अब पढ़ने लायक हो गए, हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया, जो जितना ऑर्गन्स काम का था, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था, वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया। तो अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता होगा, वो प्रोसेस के सब टॉपिक और वो पाथवे क्या है रेस्पिरेशन का, वो पढ़ लेते हैं। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग और पुलमनरी वेंटिलेशन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन एंड CO2 रीच एल्वियोलर एयर रिलीज्ड आउट। एटमॉस्फेयर एयर अंदर आता है, एटमॉस्फेरिक एयर, और जो हमारा CO2 रीच है एल्वियोलाई में, जो हमारा CO2 आ गया वो रिलीज्ड आउट होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ब्रीदिंग या पुलमनरी वेंटिलेशन। पुलमनरी वेंटिलेशन याद रखना, इसका डेफिनेशन यही है और ये इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पर ये एक्सचेंज हो गया, एटमॉस्फेयर से आ गया और CO2 बाहर चला गया, तो हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है कहाँ, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के पास। एल्वियोलर मेम्ब्रेन कैसा है, बहुत थीन है, डिफ्यूजन ईजी होता है। तो यहाँ पर वही O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता है, O2 अंदर आता है और CO2 वहाँ से बाहर जाता है एल्वियोलर पार्ट से, ठीक है। उसके बाद जब अब यहाँ आ गया, तो अब उस गैस को भेजना होगा, तभी तो हमारे पूरे बॉडी को मिलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो जाएगा गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड,
वो ब्लड के साथ गैसेस चला जाएगा। अब बाकी हार्ट जब पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि वो लंग्स से किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब ये गैस चला जाएगा ब्लड तक थ्रू द हेल्प ऑफ हार्ट। ओके, नाउ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। अब जब ब्लड के साथ चला गया ऑक्सीजन, तो वहाँ पर जो पहले से CO2 रहेगा वो निकलना चाहेगा, और जो ये O2 जा रहा है उसको देना चाहेगा। तो वहीं पर डिफ्यूज़न होता है सेल्स और टिश्यू में, क्योंकि सेल्स और टिश्यू से के पास ही तो ऑक्सीजन जा रहा है ना, थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। CO2 वहाँ से जो काम हो गया, जिस CO2 का काम हो गया वो निकलना चाहेगा, और O2 उसको देगा कि लो, और जो फालतू चीज़ है उसे निकालो, तो CO2 बिकम्स द फालतू। ओके, नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। और फिर वो CO2 को तो बाहर निकालेगा, लेकिन O2 को यूज़ करेगा फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या मैंने पढ़ाया था, रेस्पिरेशन चाप्टर याद करो, और मैंने इसके स्टार्टिंग वाले वीडियो में भी बताया, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा तभी तो हमें ATP मिलेगी। तो वो कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ O2, और उसी टाइम क्या होगा, CO2 का रिलीज होगा। ठीक है, CO2 बाहर निकलेगा। तो इस तरह ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का गाइस। तो आज मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट टाइम हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, इफ दिस वीडियो इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन too, so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.